नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। इस बुलेटिन में बात करेंगे उन 5 बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर में लगातार नजर बनी रहेगी। साथ ही साथ इन खबरों का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। वो 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। किन 5 खबरों पर आज नजर रहेगी दिन भर। लाउड अजान पर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के ऐलान के बाद आज मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाई है, जिसके बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। खूब हंगामा देखने को मिल रहा है, सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में तो घमासान मचा हुआ है, लेकिन यूपी में किस तरह से काम किया जा रहा है वो भी देश लाइव में आज हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में बवाल, लेकिन यूपी में ना हंगामा ना बवाल, केवल शांतिपूर्वक तरीके से काम, शांतिपूर्वक तरीके से लाउड स्पीकर यहां पर हटाए जा रहे हैं। किसी भी जगह से विवाद की कोई खबर सामने नहीं आ रही है और योगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। दूसरे राज्य क्या यूपी सरकार से सीखेंगे? क्या योगी सरकार से, जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, उससे सीखने की कोशिश भी करेंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सीखने की जरूरत तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में जहां पर बवाल हो रहा है उन राज्य की सरकारों को जरूरत है। तीसरी खबर जोधपुर से। जोधपुर में हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस नजर आ रही है, लेकिन हिंसा कैसे हो गई, हंगामा कैसे हो गया, गहलोत सरकार को इस पर जवाब जरूर देना पड़ेगा। 97 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। 10 शहरों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पुलिस की तैनाती यहां पर देखने को मिल रही है और अब कहीं ना कहीं जो शांतिपूर्वक तरीके से पहले त्योहार मनाए जाते थे उन पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं रामनवमी के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो ईद के दिन भी, ईद से पहले एक दिन पहले देखने को मिला और अब यहां पर शांति दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस की पहरेदारी के बाद से जो माहौल है वो तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए इसका डर भी लगातार बना हुआ है। बुलेटिन में बात कोरोना की भी करेंगे। कोरोना के मामले किस तरह से एक बार फिर से बढ़े हैं, एक बार फिर से कोरोना के मामले 3000 के पार पहुंच चुके हैं और कोरोना जिस तरह से आंकड़ों के जरिए आंख मिचौली खेलने का काम कर रहा है, उसके बाद लोगों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एक्टिव केसों की संख्या कितनी है, बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि डीएमआरसी ने क्यों कहा नो प्रॉब्लम। दरअसल कोयला संकट की बात सरकार की ओर से की जा रही थी। दिल्ली सरकार यह कह रही थी कि कोयला संकट की वजह से दिल्ली के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और मेट्रो में भी बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिसके बाद अब डीएमआरसी का स्थापना दिवस था। उस दिन डीएमआरसी की ओर से बयान दिया गया है कि अगर बिजली संकट है भी, ब्लैकआउट हो भी जाता है तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास बैकअप है। अगर ब्लैकआउट होता है तो यात्रियों को किस तरह से निकालना है, उसके लिए बैकअप डीएमआरसी के पास में मौजूद है। यात्रियों को फंसने नहीं दिया जाएगा दिल्ली मेट्रो के अंदर। तो इन 5 बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ में। दरअसल महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। लाउड स्पीकर को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तस्वीरें नवी मुंबई की आपको दिखा रहे हैं। अजान के वक्त लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर किया गया है। एमएनएस कार्यकर्ता, आपको लाउड स्पीकर भी तस्वीरों में नजर आ रहा होगा किस तरह से हनुमान चालीसा उस पर बजाई गई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के ऐलान पर लाउड अजान के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। एक अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था, जिसके बाद यह देखने को मिल रहा है मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हाथों में लाउड स्पीकर ले रखा है और मस्जिद के बाहर इस पर अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाई जा रही है। साथ ही साथ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है।
राज ठाकरे के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था। कहा गया था कि 3 मई को अगर 3 मई तक लाउडस्पीकर से अजान इसी तरह बजती रही, मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए, तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। 3 मई को ईद थी, तो यह कहा गया था कि मुसलमान भाई अपने ईद के त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, इसलिए प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन 4 मई को अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। यह तो केवल एक तस्वीर नवी मुंबई भर की है, ऐसी ही तस्वीरें नवी मुंबई के अलावा बाकी शहरों से भी सामने आ रही हैं, जहां एमएनएस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव सरकार की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल खड़े कर रही हैं। जब उद्धव सरकार को पता था कि एमएनएस कार्यकर्ता 4 मई को इस तरह से प्रदर्शन करने वाले हैं, तो फिर क्या इसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे? क्योंकि खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जब सरकार को पता था, इसके बावजूद भी सरकार ने क्या किया? बैठकें जरूर की गई, मंथन जरूर किया गया, लेकिन यह कहा गया कि इस पर फैसला लेने का हक केंद्र सरकार को है। यानी कि उद्धव सरकार ने जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश इस दौरान की है। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या राज्य सरकार किसी महत्वपूर्ण विकल्प तक नहीं पहुंच सकती थी? क्योंकि अगर इन प्रदर्शनों ने आगे जाकर हिंसक रूप ले लिया तो फिर उसके बाद उन प्रदर्शनों की जिम्मेदारी किसकी होगी? और जिस तरह से हमने देखा है कि धर्म के नाम पर सियासत तो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। रामनवमी के दिन जो हुआ था, हनुमान जन्मोत्सव के दिन जो हुआ था, और उसके बाद ईद से पहले जो जोधपुर में हुआ था, उसके बाद अगर ऐसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र से भी लाउडस्पीकर विवाद के बाद सामने आएंगी, तो फिर कहीं ना कहीं इसके लिए पहले से एक्शन लेने की जरूरत यहां पर है। जिस तरह का काम यूपी सरकार ने किया है, यूपी सरकार ने क्या किया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सुबह मुंबई के चारकोप क्षेत्र समेत राज्य के कई शहरों में अजान के वक्त लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई। मुंबई में मस्जिद से अजान के वक्त उसके पास लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रदर्शन करने के लिए कहा था एमएनएस कार्यकर्ता, जिसके बाद लाउड अजान के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मनसे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकरों पर अजान पर पाबंदी की मांग को लेकर 4 मई से आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने इस आंदोलन से तनाव ना फैले, इसके लिए पुख्ता इंतजाम तो किए हैं। इस बीच बुधवार सुबह मुंबई और नासिक समेत कई शहरों में अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाई गई। मुंबई का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाईराइज भवन से अजान के वक्त एक मनसे कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा लहराते हुए लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ सुनाते हुए नजर आ रहा है। तो लाउडस्पीकर को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब लाउडस्पीकर वाली राजनीति क्या केवल सियासत भर तक ही सीमित रहती है या फिर इसका असर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने देखा है कि यूपी में किस तरह से लाउडस्पीकर को लेकर के जब घमासान मचा तो वहां पर सरकार प्रोएक्टिव मोड में नजर आई है, लेकिन अब महाराष्ट्र में क्या होगा ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद खूब देखने को मिल रहा है। राज ठाकरे के आह्वान के बाद मनसे कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी की बात अगर लाउडस्पीकर विवाद को लेकर के करें तो यूपी सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। दरअसल यूपी में करीब 1 लाख से भी ज्यादा लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं और इस दौरान कहीं पर भी किसी तरह का हंगामा या फिर हिंसा देखने को नहीं मिली है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और वो भी बताते हैं कि योगी सरकार ने क्या कुछ कहा है। आपकी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से लाउडस्पीकर को लेकर के दूसरी जगहों पर विवाद देखने को मिल रहा है, लेकिन यूपी में सिर्फ काम हो रहा है। यूपी में ना हंगामा हो रहा है ना विवाद हो रहा है और करीब 1 लाख लाउडस्पीकर उतार भी दिए गए हैं। 1 लाख
के करीब लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। लाउडस्पीकर हटाने के दौरान कहीं भी विवाद नहीं हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। यूपी में अब कोई रोड पर भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है लोग भी सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, घरों मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से लाउडस्पीकर को लेकर के दो राज्यों की सरकार का काम आपके सामने है। दो राज्य किस तरह से इस पूरे मामले के साथ में डील कर रहे हैं। यूपी सरकार ने साफ कह दिया था कि ना मंदिर में ना मस्जिद में अगर स्पीकर पर लाउड ध्वनि सुनाई दी, यानी कि ऊंची आवाज सुनाई दी, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकायदा इसके लिए लाउड स्पीकर हटा दिए गए। साफ तौर पर आदेश दिया गया था कि मंदिर परिसर हो या मस्जिद परिसर हो, आपकी लाउड स्पीकर की आवाज उस जो परिक्षेत्र है उससे बाहर नहीं आनी चाहिए, उस परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। जिसके बाद सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आई। बाकायदा मंदिरों मस्जिदों पर पहले नोटिस चस्पा किए गए। उसके बाद जिन मंदिर या फिर मस्जिद प्रबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई नहीं की, आवाज को सीमित नहीं किया, उनके खिलाफ फिर एक्शन शुरू हुआ और अब करीब 1 लाख लाउडस्पीकर यूपी में मंदिरों और मस्जिदों से हटा दिए गए हैं। इसी पर महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा था कि अगर वो कार्रवाई करते हैं तो उन्हें मंदिर और मस्जिद दोनों पर करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कार्रवाई करने से रोका किसने था, और लाउड अजान पर जो ये घमासान है वो आखिर कब तक सुनाई देता रहेगा। इसकी लाउड गूंज आखिर कब तक देश सुनता रहेगा, कब तक देश में सियासत इस पूरे मुद्दे को लेकर के देखने को मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। तो एक और जहां महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर हल्ला मचा हुआ है, उन्हें उतरवाने के लिए एमएनएस कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर के बिना शोरगुल के काम होता हुआ नजर आ रहा है। ना कहीं कोई विवाद हो रहा है, ना हंगामा देखने को मिल रहा है, और लाउडस्पीकर जहां पर मानकों के अनुरूप उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है, वहां से हटाए भी जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बताया कि यूपी में करीब 1 लाख लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने इस मुद्दे को अच्छे से हैंडल किया है। पूरे यूपी में अलग अलग धार्मिक स्थलों से करीब 1 लाख लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लाउडस्पीकर के उतर जाने से अब पूरे यूपी में शोर भी कम हुआ है। सबसे खास बात यह है कि लाउडस्पीकर हटाने के दौरान कहीं भी अब तक विवाद नहीं हुआ है। बता दें कि यूपी पुलिस लगातार लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चला रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक और मुद्दे पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ लाउडस्पीकर वाले मुद्दे पर ही नहीं बल्कि रोड पर नमाज वाले मसले का भी समाधान अच्छे से निकाला है। हमने सख्त हिदायत दी थी कि रोड पर नमाज ना पढ़ी जाए। अब कोई भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ रहा है। यूपी में मुस्लिमों की आबादी करीब 25 करोड़ है। इसके बाद भी ईद जैसे मौके पर भी कहीं से रोड पर नमाज पढ़ने की खबर नहीं मिली है। लोग खुद भी आगे आकर इस नए आदेश का पालन कर रहे हैं और रोड की जगह घरों या मस्जिदों पर नमाज पढ़ रहे हैं। ये तो रही बात लाउडस्पीकर विवाद की, और दो राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से किस तरह से मामले को हैंडल करती हुई नजर आ रही हैं उसकी। अब बात जोधपुर की भी कर लेते हैं। दरअसल जोधपुर में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। ईद से एक दिन पहले खूब हिंसा देखने को मिली थी, पथराव देखने को मिला था, जिसके बाद गहलोत सरकार की कार्यशैली सवालों के घेरे में नजर आ रही है, क्योंकि ये वही राजस्थान है जहां से कुछ दिनों पहले मंदिर पर बुलडोजर चलाने की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद गजनी से तुलना होने लगी थी। जिस तरह से महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, सवाल उठने लगा था कि क्या गहलोत सरकार भी महमूद गजनवी के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है। और अब जोधपुर में ईद से ठीक एक दिन पहले जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आ रहा है, और अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है पूरे मामले को लेकर के। जोधपुर हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। हिंसा के बाद अब तक
97 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पथराव किया गया था। कर्फ्यू का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। बाकायदा पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रही है, कहीं माहौल ना बिगड़े इसके लिए पुख्ता इंतजामात जोधपुर समेत तमाम शहरों में नजर आ रहे हैं। तनाव के बाद 10 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है ताकि माहौल ना बिगड़े, सांप्रदायिक तनाव ना पैदा हो। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी राज्यपाल को पूरे मामले को लेकर के चिट्ठी लिखी है और उचित कदम उठाने की मांग राजस्थान बीजेपी की ओर से की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान का झंडा भी तस्वीर में नजर आ रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर राजस्थान में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा तो फिर गहलोत सरकार कार्रवाई करेगी तो करेगी कब? ये आप ईद से एक दिन पहले की तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरह से लाउडस्पीकर को लेकर के हंगामा हुआ था और ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें पथराव करते हुए उपद्रवी नजर आ रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो जोधपुर हिंसा से संबंधित घटनाओं के सिलसिले में जिले भर में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तनाव के बाद से अब तक 97 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधिकारी से यह जानकारी मिली है, जिले में कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। यहां उच्च स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिले में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि जोधपुर शहर में ईद से एक दिन पहले तनाव के बाद मंगलवार को 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए अधिकारियों को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्यपाल कलराज मिश्र से जोधपुर हिंसा की घटनाओं की जांच शुरू करने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश पारित करने का अनुरोध किया है। सतीश पूनिया ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें राज्यपाल से अनुरोध करते हुए लिखा गया है कि आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि घटनाओं की निष्पक्ष जांच की जाए और मामले का संज्ञान लेते हुए कृपया राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दें ताकि राज्य में शांति स्थापित हो सके और ऐसी सांप्रदायिक घटना दोबारा ना हो। उन्होंने राज्यपाल से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी अपील की है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के जालोरी गेट सर्कल में ईद की नमाज के बाद भी झड़प हो गई थी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद सोमवार को जालोरी गेट चौराहे पर बाल मुकुंद बिस्सा में अलग अलग झंडे लहराने को लेकर दो गुटों के बीच पथराव की घटनाओं के बाद जिले में जो तनावपूर्ण माहौल है वो लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि शहर में हालात पर आला अधिकारी नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। शहर में मोबाइल इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। घटना में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ईद से ठीक एक दिन पहले रात को हिंसा होती है, उसके बाद ईद के बाद भी हिंसा की खबर सामने आती है। सवाल ये उठता है कि धर्म के नाम पर आखिर सियासत कब तक होती रहेगी, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। राज्यपाल को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है। गहलोत सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। राज्यपाल से कहा गया है कि पूरे मामले में हस्तक्षेप करें, राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर धर्म को लेकर के जो राजनीति चली आ रही है, जो सिलसिला हम पहले से देखते आ रहे हैं, वो आखिर अब कितने दिन और देखना पड़ेगा। जो लोग इन घटनाओं में चोटिल हो रहे हैं, आखिर उनका क्या कसूर था? सवाल सिस्टम पर भी उठता है, सवाल सरकारों पर भी उठता है, सवाल काम करने के तरीकों पर भी उठता है। कहीं लाउडस्पीकर को लेकर हंगामा, कहीं ईद से पहले हंगामा। ये हंगामा आखिर कब तक बरपता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीद करेंगे कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा सामने न आए। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करेंगे कि जो घटनाएं सामने आई हैं उनमें कड़ी कार्रवाई सरकारों की ओर से देखने को मिलेगी, पुलिस प्रशासन की ओर से देखने को मिलेगी, ताकि उपद्रवियों के बीच में एक संदेश जा सके कि इस देश में ना तो गुंडागिर्दी बर्दाश्त की जाएगी, ना ही धर्म के नाम पर हो हंगामा या फिर हिंसा बर्दाश्त की जाएगी।
बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं। मामले 3000 के पार सामने आए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या जिस चौथी लहर की आशंका जताई जा रही थी उसकी शुरुआत तो ये नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोरोना के मामलों में जो उछाल आ रहा है और एक दिन पहले गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद लोगों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले अगर इसी तरह से बढ़ते गए तो फिर जिस तरह से एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद अस्पतालों में कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ सकती हैं। हमने देखा था दूसरी लहर के दौरान किस तरह से बेड फुल हो गए थे और अब कहीं हम उसी दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं, यह सवाल बड़ा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3000 के पार कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। 3205 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और जो एक्टिव केस हैं वो बढ़कर 19,509 पहुंच चुके हैं। 31 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। देश में फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं तो कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। मंगलवार को 2568 नए मामले सामने आए थे और अब बुधवार की सुबह जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक ये आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया है। 3205 नए मामले सामने आए हैं और चिंता की बात यह है कि एक्टिव केसेस हालांकि अभी कंट्रोल में है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसके बाद कहीं अस्पतालों पर संकट ना आ जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 19,509 एक्टिव केसेस देश में हो चुके हैं जो कुल मामलों का 0.05% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर अगर देखें तो वो 98.74% बनी हुई है, यानी कि रिकवरी रेट अच्छा जरूर है लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत कहीं ना कहीं है। आंकड़ों की माने तो संक्रमण की दैनिक दर जो है वो 0.91% है और साप्ताहिक दर 0.76% है। देश में अभी तक कुल 4,25,44,689 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 189.84 करोड़ से अधिक खुराक भी दी जा चुकी है। तो कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एक दिन में कम मामले सामने आते हैं, लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन फिर अगले दिन मामले बढ़ जाते हैं, जिसके बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना के ग्राफ को किस तरह से देखें। क्या ये डराने वाला है, हैरान करने वाला है? तो ये डराने और हैरान करने वाला अभी नहीं है, लेकिन कोरोना अभी जिस तरह से कंट्रोल में है इसी तरह से कंट्रोल में रहना बेहद जरूरी है। टीकाकरण अभियान सरकार चला रही है और जिन लोगों ने टीका लगवा लिया है वो लोग इस बात को समझते भी हैं, वो लोग टीकाकरण की अहमियत को जानते भी हैं, किस तरह से टीकाकरण के बाद जो कोरोना की मारक क्षमता है वो कम हुई है और जो मृत्यु दर है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो हम भी अपने दर्शकों से लगातार अपील करते आए हैं और एक बार फिर से अपील करते हैं कि जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन कीजिए। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाकर जाइए, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए और अगर आप बाहर जा रहे हैं और वहां पर भीड़भाड़ है तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। इसके अलावा अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि समझदारी ही कोरोना से सबसे बड़ा बचाव है। बुलेटिन के आखिर में बात बिजली संकट को लेकर के और उस पर डीएमआरसी का क्या कहना है उसे लेकर भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने यह आगाह किया था कि बिजली आपूर्ति कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, यहां तक कि दिल्ली मेट्रो में भी बाधित हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब डीएमआरसी का बयान इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया है। डीएमआरसी ने कहा है कि अगर बिजली आपूर्ति नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिल्ली में बिजली संकट पर डीएमआरसी का बड़ा बयान सामने आया है। ब्लैकआउट होने पर भी मेट्रो में नहीं फंसेंगे यात्री। डीएमआरसी ने यह कहा है ब्लैकआउट होने पर भी मेट्रो के पास बैकअप फैसिलिटी है, यानी कि दूसरे संसाधन हैं। कोयले की कमी के चलते दिल्ली सरकार ने यह चेतावनी दी थी, जिसमें कहा गया था कि मेट्रो, अस्पताल समेत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में बिजली आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अब डीएमआरसी का बयान सामने आ गया है। डीएमआरसी ने साफ तौर पर कहा है कि दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो दिल्ली में बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं के बीच डीएमआरसी
ने यह बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि मेट्रो की परिचालन जरूरत शहर की कुल बिजली की जरूरत का केवल 2.5% है और यहां तक कि अगर पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, उसकी स्थिति बनती है, तब भी यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशनों से बैकअप व्यवस्था के तहत निकाला जा सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रवक्ता ने मंगलवार को अपने 28वें स्थापना दिवस के मौके पर बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के संचालन के लिए प्रतिदिन करीब 30 लाख यूनिट बिजली की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि 3 मिलियन यूनिट बिजली का उपयोग ट्रैक्शन और ऑक्सिलरी जरूरतों जैसे लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट और एस्केलेटर और अग्निशमन बार आदि के लिए किया जाता है। बता दें कि कोयले की कमी को गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी थी, जिसके बाद डीएमआरसी का यह बयान सामने आया है। बता दें कि मौजूदा समय में डीएमआरसी 390 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क के संचालन और रखरखाव को संभाल रहा है, जिसमें गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो और ग्रेटर नोएडा में एक्वा लाइन समेत 286 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं और इसे दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक कहा गया है। वहीं डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार से जब यह पूछा गया कि क्या बिजली संकट के कारण मेट्रो संचालन पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो की बिजली की आवश्यकता शहर की कुल बिजली आवश्यकता का केवल 2.5% है। वहीं प्रवक्ता ने कहा डीएमआरसी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों से करीब 2 MU बिजली प्राप्त होती है। लगभग 0.9 MU बिजली ओपन एक्सेस के माध्यम से ऑन साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त होती है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों और डिपो पर 0.1 MU स्थापित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है और सभी ग्रिड विफल हो जाते हैं तो हमारे पास बैटरी इन्वर्टर सिस्टम को बिजली प्रदान करने के लिए डीजी सेट, यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशनों से बाहर निकालने के लिए बैकअप व्यवस्था है। लेकिन उस स्थिति में ट्रेनें संचालित नहीं होंगी, बाकायदा लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि ट्रेनें संचालित नहीं होंगी, यानी कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना पावर कट की वजह से नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जो दिक्कत आएगी वो ये जरूर आ सकती है कि ट्रेनें संचालित ना होने की वजह से उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में देरी जरूर हो सकती है। लेकिन जिस तरह से बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की बात दिल्ली सरकार ने कही थी, उसके बाद डीएमआरसी ने साफ कह दिया है कि मेट्रो में जो यात्री हैं वो फंसेंगे नहीं। तो डीएमआरसी का यह बयान अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिजली संकट को लेकर किस तरह से सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकारें केंद्र पर गंभीर आरोप लगाती हुई भी नजर आ रही हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कोयले पर इस तरह की सियासत कब तक देखने को मिलती रहेगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।